गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। पूर्व में वर्णित गैसों के नियम जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये केवल प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित थे। इन प्रयोगात्मक तथ्यों की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार सभी गैसें अणुओं से मिलकर बनी है और अणु गतिशील होते हैं। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत गैसीय व्यवहार के प्रेक्षित लक्षणों का स्पष्टीकरण करता है। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की कुछ अभिधारणाएं हैं। ये सभी अभिधारणाएं अणुओं से संबंधित है, परंतु अणुओं को देखा नहीं जा सकता, इसलिए गतिक सिद्धांत को गैसों का सूक्ष्मदर्शीय मॉडल या माइक्रोस्कोपिक मॉडल कहते हैं। गैसों के गुणों को समझाने का प्रथम प्रयास सन 1738 में बर्नौली ने किया था। बर्नौली के अनुसार किसी गैस का दाब उसके अणुओं के पात्र की दीवारों पर टकराने से उत्पन्न होता है। यदि हम एक पात्र लिया जाए तो बर्नौली के नियम के अनुसार इस पात्र में विभिन्न अणु हैं गैस के। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस के बहुत सारे अणु होंगे। तो बर्नौली के नियम के अनुसार गैस का जो दाब है, तो गैस के अणु, कोई गैस का, ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसके कोई अणु जो होंगे वो नीचे की ओर दबाव डालेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो राइट साइड में, कुछ ऐसे होंगे जो लेफ्ट साइड में, कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर ढक्कन की दिशा में दबाव डालते हैं। यानी गैस आधे आधे हिस्से में बट करके इस दीवारों पर प्रेशर डालते हैं। तो बर्नौली का नियम यही है कि दीवारों पर जो गैस के अणु हैं वो टकराएगा, तभी दाब उत्पन्न होगा। ये बर्नौली का नियम है कि जब गैस के अणु पात्र के दीवारों पर टकराते हैं तब प्रेशर लगता है। ये बर्नौली का नियम है। इसके बाद क्लॉसियस और क्रोनिग ने इनके विचारों को आगे विकसित किया और सन 1857 में उन्होंने गतिज समीकरण को व्युत्पन्न किया। बाद में मैक्सवेल, केल्विन और इसके साथ ही बोल्ट्जमैन जैसे कई अन्य वैज्ञानिकों ने अणुगतिक सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया। हम देखेंगे कि गैसों के अणुगति सिद्धांत की कौन कौन से अभिधारणाएं हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट है जो इस अणुगतिक सिद्धांत को पुष्ट करती है। यानी गैस कौन कौन से सिद्धांत को पालन करती है। अणुगतिक का मतलब है कि अणुओं में परिवर्तन, यानी अणुओं में गति होना। अणु एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तब उसमें परिवर्तन होगा। जैसे ये एक अणु है, ये यहां से उड़ करके यहां जाएगा तो इसमें परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि C फॉर चेंज आ गया। तो अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो दिए जाते हैं, ये अभिधारणाएं हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, सभी गैसें बहुत अधिक संख्या में बहुत सूक्ष्म कणों से बना होता है, इन्हें अणु कहते हैं।
मतलब ये है कि अगर एक पात्र होगा और पात्र में बहुत अधिक संख्या में अणु हैं, गैस के अणु हैं ये, तो ये गैस के अणु आ गए, बहुत सारे होंगे जो हवा में उड़ रहे हैं इस पात्र के अंदर। इन अणुओं को, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं डॉट, ये सभी गैस के अणु कहलाते हैं। यानी बहुत अधिक संख्या में जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ ये चीज दिखाई दे रहा है, इसे हम अणु कहेंगे। ये पहला अभिधारणा है अणुगतिक सिद्धांत का। दूसरा जो अभिधारणा है वो है अणु एक दूसरे से लंबी दूरी बनाते हुए पृथक होते हैं, यानी अलग होते हैं। जैसे दो अणुओं के बीच की दूरी देख रहे हैं, ये अणु को देखो और ये अणु को देखो, इनके बीच कुछ दूरी है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं इस अणु को और इस अणु को अगर देखेंगे तो इसके बीच में भी कुछ न कुछ दूरी है, यानी बहुत अधिक दूरी है इनके बीच में, पास पास नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, इसलिए ये गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी ये जो अणु है, जैसे ये अणु और ये अणु अगर देखें तो इनके बीच की जो खाली जगह है, ये खाली जगह का जो आयतन है पूरे गैस के आयतन की तुलना में 0 होता है, यानी शून्य के बराबर होता है, कुछ नहीं होता है। अगर ये 5 होगा तो यहाँ का जो आयतन है वो 0 के बराबर होगा। दूसरा जो अभिधारणा है, अगला अभिधारणा वो है गैस के अणु बहुत तीव्र गति से सीधी रेखा में स्थिर गति की अवस्था में होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से तथा पात्र की दीवार से टकराते हैं, जिससे इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित हो जाती है। इनकी अनियमित गति सिनेमा स्क्रीन पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज में दिखती है। ठोस धूल के कण हवा में उपस्थित गैस के अणु से टकराते हैं। इन धूल के कणों की अनियमित गति को ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अणु जो है बहुत तीव्र गति से सीधी रेखा में गति करते हैं। ये अणु है, ये सीधी रेखा में तो गति करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे ही इस पात्र में जो दीवार है इससे आके टकराता है, तो ये जैसे ये अणु अगर इधर टकराया और ये अणु नीचे की ओर टकराया, तो टकराने के बाद ये इधर जाके इधर जाएगा। यानी कि कोई अणु ऐसा होगा जो यहाँ से टकराएगा, इसमें जाएगा और इधर आएगा, फिर ये अणु इसमें टकराएगा और इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये शुरुआत में ये कण जो है सीधे रेखा में गति करती है, लेकिन पात्र की दीवार से टकराने के बाद वापस दूसरे दिशा में आती है, फिर टकरा के ऊपर जाती है, कुछ इस प्रकार से फिर गति होने लगती है इसमें। तो अणु जो है शुरू में सीधी रेखा में गति करती हैं और पात्र के दीवार से टकरा करके इनकी जो दिशा है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये दूसरी जो अभिधारणा है वो है। अगली अभिधारणा है अणुओं का आपस में तथा पात्र की दीवार से संघटन पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है। मतलब यह है संघटन के दौरान ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, इसलिए अणु अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो अणु है, अणुओं का जो आपस में और पात्र के दीवार से जो जुड़ना होता है वो प्रत्यास्थ होता है। यानी कि ये अणु अगर यहाँ टकराया तो टकराने के बाद फिर से वो अणु इस पोजीशन में अपने जहां पर था वहां पर आ सकता है। अणु जो है स्पंजी नहीं होता है कि एक पूरा अणु है जो इस दीवार से जैसे ही टकराएगा वो अणु इस प्रकार से चपटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अणु चपटा नहीं होगा,
बल्कि इसी गोले आकार में ही रहेगा, इस प्रकार के आकार में नहीं आएगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है ये प्रत्यास्थ होता है। अणु जो है पात्र के दीवारों में जो है टकराने के बाद प्रत्यास्थ बना हुआ रहता है और इसकी जो ऊर्जा है, इस अणु की जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है, स्थिर बनी हुई रहती है। अगली अभिधारणा है गैस का दाब गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने से उत्पन्न होता है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जो अणु है वो इस पात्र में जैसे टकराएगा तभी जो है प्रेशर बनेगा, दाब बनेगा। यानी गैस का दाब गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराएगा तब बनेगा। मतलब जितना भी प्रेशर इस ढक्कन पर लगना है वो ढक्कन पर प्रेशर तब लगेगा जब ये अणु पात्र की दीवारों से टकराना शुरू होगा। अगली अभिधारणा है गैस के अणुओं में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कि ये एक ही प्रकार का गैस है, ये गैस इस गैस से आकर्षित नहीं होता है और न ही कोई अन्य प्रकार का जो गैस का ये जो अणु है वो किसी दूसरे अणु से प्रतिकर्षित यानी टकराता नहीं है। यानी एक अणु दूसरे अणु से ना ही चिपकता है और ना ही एक अणु दूसरे अणु को धक्का देने का काम करता है, यानी प्रतिकर्षण का कार्य नहीं करता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन अणुओं में नहीं लगता है गैस के। आगे है अणु विभिन्न वेगों से गति करते हैं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये अणु अगर गति कर रहा है उसी वेग से ये अणु गति करेगा। ये संभव है कि ये अणु जिस वेग से गति कर रहा है इसके सामने वाला अणु इससे कम वेग से गति करेगा, यानी कम गति से चलेगा, यानी धीमा गति से चलेगा, और ये वहीं पर अधिक गति से चलेगा, तेजी के साथ चलेगा। यानी कि सभी अणु एक दूसरे से अलग अलग वेगों से चलती है, इसलिए इसकी जो ऊर्जाएं हैं, अणुओं की ऊर्जाएं, वो भी अलग अलग होती हैं। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के समानुपाती होती है। यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से, ये टेम्परेचर को यदि बढ़ा दिया जाता है तो वो भी बढ़ेगा। यानी गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अगला अभिधारणा है, अंतिम अभिधारणा, वो है गैस के मिश्रण में भारी गैस परत नहीं बनाती, ये विसरण के कारण समांगी मिश्रण बनाती है। जैसे एक हवा से भरे सिलेंडर को हवा से भारी गैस के सिलेंडर के ऊपर रखा जाए, उल्टा रखा जाए, तो गैस हवा से भरे सिलेंडर में जाती है। यानी कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है कि गैसों के मिश्रण में भारी गैस परत नहीं बनाती। परत का मतलब ये है कि अगर ये पात्र है तो ये पात्र का ये ढक्कन है, अगर इसमें से कोई गैस ऐसा है जो दूसरे गैसों के अणुओं से ज्यादा भारी है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस पात्र में आधा गैस ऊपर होगा और आधा गैस नीचे होगा, ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे में मिश्रण रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। ये विसरण के कारण समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी मतलब समान अंगों वाले, जिसके आकार प्रकार सब समान होते हैं, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे यदि हवा से भरा सिलेंडर को हवा से भारी गैस के सिलेंडर के ऊपर उल्टा करके रख दिया जाए तो सिलेंडर, हवा से भरे सिलेंडर में जो है वो हवा चला जाएगा
इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, ना ही ऊपर का गैस जो है नीचे की ओर आने लगेगा, सभी एक दूसरे में मिल जाएंगे, ये कह रहा है ये। तो इस प्रकार से ये है अणुगतिक सिद्धांत, इसे याद करना है।